हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कलाम जेस एकेडमी में। साथियों, आज का कोट है, तो मेहनत तो कर, वक्त तेरे लिए खुद को बदलेगा। इसी कोट के साथ शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की वीडियो। प्यारे साथियों, आज जानने वाले हैं फूलों की घाटी के बारे में। जैसा कि हम हर एक वीडियो में कुछ प्रमुख स्थलों की चर्चा कर रहे हैं, तो चमोली जनपद में हम फूलों की घाटी को पढ़ रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो फूलों की घाटी की अगर खोज की बात की जाए तो उसने की है हेलो साथियों, हम शुरुआत करने वाले हैं चमोली जनपद में प्रमुख स्थलों की, जिसमें अपना पहला अगर टॉपिक की है बात करी है हेलो साथियों, बात करने वाले हैं आज हम चमोली जनपद की, और चमोली जनपद में पढ़ने वाले हैं फूलों की घाटी के बारे में। तो प्यारे साथियों, जान लेते हैं कि जो फूलों की घाटी की खोज की है वो की है फ्रैंक स्माइथ ने, और वो की है 1931 में। अगर हम बात करें इसके क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल हो जाता है 87.5 वर्ग किमी। इसी प्रकार अन्य तथ्यों को हम जान लेते हैं जो चमोली जनपद से जुड़े हुए हैं। अगर बात की जाए कि इसके बारे में चर्चा कहाँ मिलती है या इसका वर्णन कहाँ मिलता है, तो एक पुस्तक रही है द वैली ऑफ फ्लावर्स, जो कि फूलों की घाटी की चर्चा की गई है, और ये फ्रैंक स्माइथ के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। साथियों, एक बात और बता दें आपको, जो फूलों की घाटी है वो नर और गंधमादन पर्वतों के मध्य है। आइए साथियों, देख लेते हैं कि एक झलक कि फूलों की घाटी दिखने में कैसी है। साथियों, आप देख सकते हैं ये है फूलों की घाटी। अगर मैं कहूँ तो इसमें बड़े प्यारे प्यारे फूल हैं, जो कि इसमें कम से कम 500 प्रकार के जो पेड़ पौधों की अलग अलग वैरायटियाँ पाई जाती थी, जिसमें से 250 प्रकार की जो वैरायटी हैं वो फ्रैंक स्माइथ अपने साथ ले गए थे। साथियों, एक बात और बता दूं मैं आपको, जो फूलों की घाटी है वो नर और गंधमादन पर्वतों के मध्य है, जो कि आपको देख सकते हैं छोटी छोटी चट्टानें हैं। इस प्रकार ये फूलों की विविधता से बना हुआ है। प्यारे साथियों, आप देख सकते हो ये है आपकी फूलों की घाटी, जो कि एक हरियाली के लिए जानी जाती है। साथियों, आप देख सकते हो अलग अलग ऋतुओं के ये फ़ोटो क्लिक किए गए हैं, जब फूलों की घाटी में लोग प्रवास के लिए आते हैं या कुछ समय रहने के लिए आते हैं। अगर मैं एक बात कहूँ तो फूलों की घाटी में 7 कुएं बने हुए हैं, जो कि अपने परियों के लिए बड़े विशेष हैं। और यहाँ बात करें फूलों की विविधताओं की, तो वो फूलों की विविधताएं अनेकता के लिए साथियों जाने हम जो फूलों की घाटी से अन्य तथ्यों को। तो बात करें 6 नवंबर 1982 को नेशनल पार्क के रूप में इसे घोषित किया गया, जबकि विश्व धरोहर में शामिल जो किया गया है वो 14 जुलाई 2005 को किया गया है। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है कि फूलों की घाटी को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा 14 जुलाई 2005। इसी प्रकार आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि इसमें फूल खिलने की अवधि कब है, तो फूल खिलने के समय अवधि है जुलाई से अक्टूबर, और जो कि ये फूलों की घाटी है वो 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। साथियों, बात करें अन्य तथ्यों की, तो फ्रैंक स्माइथ जो हैं साथियों बात करें अन्य तथ्यों की, तो फ्रैंक स्माइथ फूलों की घाटी से 250 प्रकार के पुष्प अपने साथ ले गए थे, जो कि ऑस्ट्रेलिया को ले गए थे। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रैंक स्माइथ अपने साथ 250 प्रकार के बीच किस देश को ले गए थे, तो वो है देश ऑस्ट्रेलिया। इसी प्रकार अगर हम बात करें, फ्रैंक स्माइथ के साथ कामेट पर्वत पर चढ़ने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम था होल्सवर्थ। ये भी आपको याद रखना है कि फूलों की घाटी के दौरान ही हम बात करेंगे, जब फ्रैंक स्माइथ यात्रा कर रहे थे तो कामेट पर्वत पर भी इन्होंने चढ़ाई की थी। उस दौरान होल्सवर्थ ने भी इनके साथ चढ़ाई की थी।
साथियों, जाने जो फूलों की घाटी है उसे अलग अलग नाम से किससे जानते हैं। तो हम बात करें अन्य नामों की, तो इसे स्कंद पुराण में नंदनकानन के नाम से जाना जाता है। और महाकवि कालिदास जो रहे हैं, मेघदूतम पुस्तक में इन्होंने अलका नाम कहा है। जबकि अन्य तथ्यों की बात करें, जो अन्य नाम मिलते हैं फूलों की घाटी के, जैसे केदार जू मिलता है, बैकुंठ धाम मिलता है, भंडार मिलता है, पुष्पावती मिलता है। पुष्पावती साथियों इस वजह से भी कहा जाता होगा क्योंकि पुष्पावती नदी जो कि फूलों की घाटी से होकर बहती है। फ्रैंक स्माइथ की घाटी कहा गया है क्योंकि फ्रैंक स्माइथ ने इसकी खोज की है। गंधमादन कहा गया है, इंद्र का उपवन, और केदार जू इसे अन्य नामों से और जाना जाता है। साथियों, फूलों की घाटी से अन्य तथ्यों को अगर हम जाने, द वैली ऑफ फ्लोवर जो पुस्तक है जो कि फ्रैंक स्माइथ के द्वारा लिखी गई, तो वो आप देख सकते हैं कितनी प्यारी ये पुस्तक है, आपके सामने दर्शाई गई है। साथियों, इसी प्रकार अन्य तथ्य को और देख लेते हैं जो कि फूलों की घाटी से जुड़े हुए हैं। साथियों, जब फूलों की घाटी की बात हुई है तो क्यू वॉटिकल गार्डन के लंदन की ओर से एक अंग्रेज महिला आई थी जिनका नाम था मार्गरेट लेक। 1939 में जैसे कि इस घाटी पर वे आई और फूलों का चयन करने लगी तो अचानक उनका पैर फिसल गया और पैर फिसलने के कारण 4 जुलाई 1939 को इनकी मृत्यु हो गई। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि फूलों की घाटी में कि कौन महिला आई थी, तो मार्गरेट लेक आई थी 1939 में, और जो कि 4 जुलाई 1939 में इनके पैर फिसलने के कारण इनकी मृत्यु हो गई और इनकी कब्र आज भी दिखाई देती है फूलों की घाटी में। तो क्वेश्चन आ सकता है फूलों की घाटी में किस महिला की कब्र है, तो आप याद कर लेंगे मार्गरेट लेक की, जिसकी मृत्यु 4 जुलाई 1939 को हो गई थी। प्यारे साथियों, इसी प्रकार हम दूसरे बिंदु की ओर चर्चा कर लेते हैं और अगला अपना टॉपिक है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। तो बात करें नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की, जो कि 1939 में एक राष्ट्रीय अभयारण्य के रूप में घोषित हुआ। और बात करें इसके क्षेत्रफल की तो 624 वर्ग किमी इसका क्षेत्रफल है। और अगर हम बात की जाए इसके मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय जो है साथियों वो है आपका जोशीमठ। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय है जोशीमठ। इसी प्रकार आपसे अन्य क्वेश्चन पूछ सकता है इससे संबंधित। साथियों, जैसा कि हम बात कर रहे हैं नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की, तो 1982 में पहले इसे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर स्थापना की गई थी। फिर नाम परिवर्तन हुआ और जिसे बाद में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित कर दिया गया 1982 में। इसी प्रकार साथियों, आपसे अन्य तथ्यों को पूछ सकता है कि आपसे क्वेश्चन आएगा कि इस पर मानव के लिए जो प्रतिबंध लगाया गया है वो कब लगाया गया है। तो याद रखेंगे वो लगाया गया 1900। प्यारे साथियों, अगर आपसे पूछा जाता है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है कि मानव पर आगमन पर प्रतिरोध या प्रतिबंध कब लगाया गया था, तो 1984 है। जबकि अगर हम बात करें यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल जो किया गया वो है 1988। इसी प्रकार दोबारा जो इसको पुनः आगमन के लिए खोला गया है वो सन है आपको 2023। प्यारे साथियों, जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है उसे मानव के आगमन पर प्रतिबंध जो लगाया गया था वो था 1984 में। ये आपको याद रख लेना है, महत्वपूर्ण तिथि है। इसी प्रकार आपसे पूछा जा सकता है यूनेस्को में विश्व धरोहर में जो शामिल किया गया था वो है सन 1988, और मानव के आगमन को पुनः जो खोला गया है मानव के आगमन के लिए वो है सन 2013। इस प्रकार तीनों ही सन आपको याद करके चलना है। साथियों, अन्य बिंदु को देखते हैं और देख लेते हैं नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान देखने में। प्यारे साथियों, आप देख सकते हैं नंदा देवी वन्यजीव विहार को, जो कि चमोली में स्थित है। कितने प्यारे प्यारे कस्तूरी मृग यहाँ घूम रहे हैं। और कस्तूरी मृग की अगर हम बात करें जो राज्य का पशु भी है। साथियों, ये जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है इसमें बड़े विभिन्न प्रकार के कस्तूरी मृग पाए जाते हैं।
प्यारे साथियों, बात कर लेते हैं चमोली जनपद में प्रमुख व्यक्तियों की, जो विशेष व्यक्ति रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा की। तो अनुसुईया प्रसाद जो कि गण केसरी के नाम से जाना जाते हैं, पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को किस नाम से जाना जाता है, तो गण केसरी इनका उपनाम हो जाता है। अगर हम बात करें इनके जन्म की, तो 18 फरवरी 1894 में इनका जन्म हुआ और निधन हो गया है 1943 में। साथियों, अन्य बिंदुओं की अगर चर्चा करें, तो अन्य बिंदु जो हैं इनसे जुड़े हुए जो क्वेश्चन आ सकते हैं। 1919 की बात कर रहे हैं, तो 1919 में अमृतसर कांग्रेस में कुमाऊं का प्रतिनिधि किया इन्होंने। तो क्वेश्चन आएगा कि जब 1919 का दौरान रहा है, जो कि आपका सन आपको याद होगा जलियांवाला हत्याकांड का सन रहा है, ठीक है, उसी दौरान क्या था, कुमाऊं में इन्होंने प्रतिनिधित्व किया कांग्रेस की ओर से। साथियों, अन्य बिंदु की ओर बात करें, तो 1919 में अमृतसर कांग्रेस में कुमाऊं का प्रतिनिधित्व करने वाले थे आपके गण केसरी, ठीक है, जिनको बद्रीदत्त पांडे कहते हैं। प्यारे साथियों, 1919 में अमृतसर कांग्रेस में कुमाऊं का प्रतिनिधित्व किया इनके द्वारा। 1922 की अगर हम बात करें, तो काकड़ो खाल में डिप्टी कमिश्नर की बर्दाश्त में या कूली आंदोलन का विरोध भी किया इनके द्वारा। और 1921 में ही बात करें, तो इन्होंने श्रीनगर में गढ़वाल नवयुवक सम्मेलन नामक संगठन की स्थापना की। तो आपसे क्वेश्चन कैसे आएगा, आपसे क्वेश्चन यहाँ से यह आ सकता है, साथियों आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि 1921 में श्रीनगर में गढ़वाल नवयुवक सम्मेलन में नामक संगठन की स्थापना किसने की थी। तो आपको याद रखना है, गढ़वाल नवयुवक सम्मेलन जो हुआ है 1921 में हुआ है और श्रीनगर में हुआ है। इसी प्रकार इनसे ये महत्वपूर्ण बिंदु आपसे पूछे जा सकते हैं। प्यारे साथियों, आप देख सकते हैं, ये हैं आपके अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। प्यारे साथियों, आप देख सकते हैं, ये हैं आपके प्यारे अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, जिन्हें गण केसरी के नाम से भी जानते हैं। साथियों, बात करें इसी प्रकार प्रमुख व्यक्तियों में जो चमोली से संबंधित है, एक लेडी रही हैं रूपा देवी, जो पर्यावरणविद रही हैं और बहुत खास हैं। अगर हम बात करें, देवाल ब्लॉक से कुलिंग गांव में ये जन्म हुआ और जिन्हें हिमालय के बुग्यालों की मदर टेरेसा कहा जाता है। हिमालय के बुग्यालों की मदर टेरेसा के नाम से जो जाने जाती हैं, वो है आपके रूपा देवी। आइए साथियों देख लेते हैं कि रूपा देवी देखने में। प्यारे साथियों, आप देख सकते हैं, ये हैं आपके सामने रूपा देवी, और जो बुग्यालों की मदर टेरेसा के नाम से जाने जाते हैं। साथियों, इन्होंने उत्तराखंड में नहीं, बात करें अन्य क्षेत्रों में भी बहुत अपना योगदान दिया है। ये प्रकृति और पर्यावरण के लिए बड़े सुदृढ़ और कह सकते हैं अपना हौसले बुलंद मान एक लेडी हैं, ठीक है। प्यारे साथियों, जान लेते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर को जो हमारे टॉपिक थे उससे संबंधित और चमोली से अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को। तो हमारा पहला प्रश्न है, फूलों की घाटी में फूलों को खिलने का समय क्या है। तो इन सभी ऑप्शन में से हम चले जाते हैं, तो हमारा आंसर हो जाता है, प्यारे साथियों जान लेते हैं कुछ क्वेश्चन जो कि आपके इस चमोली जनपद से जुड़े हुए हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, फूलों की घाटी में फूलों को खिलने का समय क्या है। तो इन सभी ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर हो जाता है जुलाई से अक्टूबर। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, मणिभद्रपुरी किसका प्राचीन नाम है। तो इसका सही आंसर हो जाता है माड़ा। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पर्वत की चोटी को गढ़वाल की रानी के नाम से जाना जाता है। तो इस सभी ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर हो जाता है नीलकंठ की चोटी। साथियों, आपको याद रखना है, नीलकंठ की जो चोटी है वो आपके चमोली में पड़ते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए नीलकंठ, अगर क्वेश्चन आ जाए कि नीलकंठ पर्वत, या आपसे आ जाए नीलकंठ नामक स्थान जो कि आपका,
साथियों हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पर्वत चोटी को गढ़वाल की रानी के नाम से जाना जाता है? तो इस सभी ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर हो जाता है नीलकंठ की चोटी। साथियों नीलकंठ नामक स्थान जो है एक आपको याद रखना है, जो कि आपका ऋषिकेश में भी पड़ता है। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि ऋषिकेश में जो नीलकंठ महादेव का मंदिर है जो कि ऋषिकेश में स्थित है, और अगर प्रश्न आ रहा है नीलकंठ की चोटी तो आपको याद रखना है जो कि चमोली में स्थित है, जिसे गढ़वाल की रानी के नाम से भी जाना जाता है। अगर प्रश्न आ जाए पहाड़ों की रानी किसे कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका मसूरी। प्यारे साथियों हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पर्वत चोटी को गढ़वाल की रानी के नाम से जाना जाता है? तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाता है नीलकंठ की चोटी। साथियों आपको विशेष क्वेश्चन है, आपको याद रख के चलना है, और जो नीलकंठ महादेव का मंदिर है वो आपका ऋषिकेश में स्थित है। इसी प्रकार बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थल स्कीइंग खेलों के लिए प्रसिद्ध है? तो इन सभी ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर हो जाता है ओली। ओली नामक स्थान जो है स्कीइंग खेलों के लिए जाना जाता है। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? साथियों हम वीडियो में भी बता चुके हैं, अगर आपने बिल्कुल सटीकता से देखा होगा तो शायद आपको आंसर आ गया होगा। तो इसका आंसर हो जाता है जोशीमठ। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है जोशीमठ। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने गोचर के चारागाह निर्माण के लिए किसानों को प्रेरित किया था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लेडी बेलीगटन। साथियों हमें तीनों को ही याद रखना है। आपको याद होगा मार्गरेट लेक की जो मृत्यु हो गई थी, आपको याद रखेंगे तिथि 4 जुलाई 1939 को, और होल सबर्थ जो हैं आपको ध्यान रखना है, जो कि जिम कार्बेट के साथ कहाँ गए थे? पर्वत श्रेणी पर गए थे। प्यारे साथियों हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने गोचर में चारागाह निर्माण के लिए किसानों को प्रेरित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाता है लेडी बेलीगटन को। ठीक है साथियों, आपको याद रखना है जो मार्गरेट लेक हैं इनकी मृत्यु फूलों की घाटी में हो गई थी, उस दौरान आपको याद रखना है, और आपको कमेंट्स करके बताना है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, बाराहोती दर्रा किन जनपदों के मध्य स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाता है पिथौरागढ़ और नेपाल के मध्य। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, बाराहोती दर्रा जो है वो किन जनपदों के मध्य स्थित है? तो हमें याद रखना है बाराहोती जो दर्रा है वो चमोली और पिथौरागढ़ के मध्य है। अगर हम बात करें इसकी लंबाई की तो 5985 मीटर के आसपास इसकी लंबाई है। साथियों ये भी आपको याद रख लेना है, जो बाराहोती दर्रा है वो आपके चमोली और पिथौरागढ़ के मध्य है। साथियों मैंने आपको लास्ट टाइम एक ट्रिक भी बताई थी, टोपी वाला प्यारे साथियों हमारा अगला प्रश्न है, बाराहोती दर्रा किन जनपदों के मध्य स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाता है चमोली और पिथौरागढ़। साथियों जो बाराहोती दर्रा है, क्वेश्चन आ सकता है इसकी लंबाई कितनी है, तो याद रख लेना है 5985 इसकी मीटर की लंबाई है। अगर हम बात करें कि जो चमोली और पिथौरागढ़ के मध्य दर्रे हैं वो कौन कौन से हैं, तो साथियों लास्ट वीडियो में हमने एक ट्रिक बताई थी, आपको याद होगा टोपी वाला बाम। ठीक है, टोपी वाला बाम याद रखना है आपको, और उसी से आपको याद हो जाएंगे। जैसे आपसे टोपी से याद कराया था टोपी ढूंगा, और अगर बात करें ला से लातोधुरा बताया था, और बाम से आपको याद कराया था बाराहोती, और मैं से मार्च योग। इस प्रकार आपको दर्रे लास्ट टाइम याद करा चुके हैं, जो कि पिथौरागढ़ और चमोली के मध्य हैं। साथियों बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है, किस ताल को नंदा देवी राजजात यात्रा का अंतिम पड़ाव कहा जाता है? तो हमारा सही आंसर हो जाता है होमकुंड ताल। आपको क्वेश्चन ये बताना है कि होमकुंड ताल से किस नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, आयोग के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से चमोली सबसे बड़े जनपदों में कौन सा स्थान आता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है दूसरा। ठीक है, वैसे तो साथियों आपको बता दूं मैं, चमोली जनपद का जो क्षेत्रफल है 8023 वर्ग किलोमीटर है। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, आयोग के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से चमोली सबसे बड़े जनपदों में किस स्थान पर आता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है दूसरा। साथियों आपको कमेंट्स करके बताना है कि चमोली जनपद का क्षेत्रफल कितना है। साथियों हमारा आज की सीरीज का अंतिम प्रश्न है, आज की सीरीज का हमारा अंतिम प्रश्न है, चमोली में स्थित राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाता है 7817 मीटर। साथियों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में आप कमेंट जरूर करें। जय हिंद। साथियों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।